नमस्कार, आदाब। अपने ठेठ अंदाज और अक्खड़पन के लिए मशहूर पूर्वांचल ने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। वही पूर्वांचल आज इस समय गरमाया हुआ है। वजह मुख्तार अंसारी की मौत है और आज वो सिपुर्दे खाक हुए हैं। हर जुबान पर एक ही सवाल, क्या मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से नहीं हुई? जमीनी सच यह है कि बीजेपी मुख्तार अंसारी के वोट बैंक से डरी हुई है। आज इसी विषय पर TV6 न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम डिबेट है। 3 मेहमान हमारे डिबेट में हैं। वरिष्ठ पत्रकार सलीम अख्तर सिद्दीकी, सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही और वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी। स्वागत, अभिनंदन आप सबों का। सबसे पहले आवेश तिवारी जी, पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें हैं। यूपी की लगभग 6.5 करोड़ की आबादी इसी पूर्वांचल में रहती है। मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। 3 और 13 का आंकड़ा है। न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे, ये आगे इस पर हम लोग विमर्श करेंगे। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी, जबकि 7 सीटें सपा बसपा गठबंधन को मिली थी। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में बीजेपी सरकार इस इलाके में 26 में से 25 सीटों पर कब्जा किया था। सपा को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। तो क्या मुख्तार अंसारी की मौत का असर पूरा का पूरा वोट का समीकरण बदल देगा इस बार? आवेश तिवारी जी, आपसे सवाल। जी देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि 2019 में जो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल में, वो 7 सीटें कम आई थी, वो सपा के खाते में गई थी। एक बात यह हम सबको जाननी चाहिए कि जो पूर्वांचल की धरती है, वह उसकी मिट्टी में ही राजनीति है, और पूर्वांचल जो जीता वह देश की सत्ता पर काबिज होगा, यह भी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं बनारस से। उसके अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बड़े नेता वहां से खड़े हैं, आजमगढ़ से भी। और ये अजय राय प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। जहां तक मुख्तार अंसारी की मृत्यु का सवाल है, एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी के परिजन लगातार स्लो पॉइजन देने की बात, उनकी बीमारी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो किस तरह से 2 दिनों पहले बेहोश होकर गिर गए थे, इसके पीछे साजिश हो चाहे न हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मुख्तार की मृत्यु को टाला जा सकता था। यह किया जा सकता था कि उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे करके, जो कि वो राजनीतिक कैदी भी थे, क्योंकि एक विधायक और एक पूर्व विधायक, 5 बार विधायक भी रहा वो व्यक्ति, तो उनकी इस मृत्यु को कुछ दिनों तक टाला जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। उनको अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती। अब जब वो नहीं रहे हैं और उनकी मृत्यु चुनाव के दौरान हो गई है, जबकि चुनाव एकदम अपने परवान चढ़ रहा है लगातार, एक बात तो तय है कि इसका राजनीतिक असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। तो मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही थी, कहीं ना कहीं से उसकी सोच में था कि अगर मुख्तार की मृत्यु होती है तो 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि जो कट्टर सनातनी हिंदू जो भक्त हैं, जो लगातार यह सोच रहे हैं कि चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो जाए, तो उसका फायदा भाजपा को मिल जाएगा। मुस्लिम वोट एक तरफ चले जाए, हिंदू वोट एक तरफ चले जाए। लेकिन मुझे इस बात के लिए मुख्तार अंसारी के परिवार वालों का, उनके समर्थकों को बहुत ही साधुवाद है कि किसी प्रकार से उन्होंने माहौल खराब नहीं करने दिया। न माहौल खराब हुआ, उनके परिजन रात से ही शांति की अपील कर रहे थे। तो इससे यह एक बात साफ हो गई कि भाजपा की जो कोशिश है कि मुख्तार की मौत के बाद माहौल बिगड़े, वह माहौल फिलहाल बिगड़ने से बचा हुआ है। यह भी तय है कि मुख्तार की मृत्यु का विपक्ष को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। यह बात साफ दिखाई दे रही है। यह ध्रुवीकरण विपक्ष अगर न होने देने में अपनी भूमिका अदा कर सका, तो उसका निश्चित तौर पे चुनाव में, क्योंकि एक बात जो साफ दिख रही थी,
योगी आदित्यनाथ को खुद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हाशिए पे रखा है और जिस तरह से पूर्वांचल के तमाम सीटों पर जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी भाजपा के सांसदों के विरुद्ध, उससे ये लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा होगा। एक बात और भी तय है कि जो गाजीपुर, मऊ और आसपास की सीटें हैं, घोसी की सीट है, उसका फायदा उन सीटों पर विपक्ष को फायदा होगा। और विपक्ष को सेंटीमेंट्स मुख्तार को लेकर के जो है, एक बात तय है कि अल्पसंख्यक जो मतदान नहीं किया करते थे, इस बार अगर मुख्तार के नाम पर वोट का फाटक से, फाटक मतलब उनके घर को कहा जाता है, क्योंकि एक बड़ा फाटक लगा हुआ था दरवाजे पर जिसमें लोग जा करके तमाम मामलों पर मुख्तार अंसारी की और उनके परिवार वालों की, उनके सांसद भाई की अगुवाई में तमाम मामलों का निपटारा किया करते। तो अगर मैं कह रहा हूं कि उनके परिजनों का अगर इशारा हुआ, तो मुझे लगता है कि इस बार अल्पसंख्यक भारी मात्रा में, भारी संख्या में वोट करेंगे, जो कि ठीक है। पहले ऐसा होता था कि मैंने कई बार देखा है कि गाजीपुर, आ, आजमगढ़, मऊ। थोड़ा सा आवेश जी, ओपनिंग कमेंट है, थोड़ा थोड़ा कमेंट लेते हैं, फिर आते हैं मूल चीज़ों पर, इसी विषय पर बात करेंगे। जागृति, चूंकि जिस तरह से आवेश जी बनारस के हैं, जागृति जी भी बनारस की ज़मीन में बड़ी हुई और बनारस और पूरे पूर्वांचल का इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है, उसकी ज़मीन, उसकी मिट्टी में क्या कुछ हो रहा है उसको जानती हैं जागृति जी। तो जागृति जी, क्या मुख्तार अंसारी की मौत से पूर्वांचल माफिया मुक्त हो चुका है? एक सवाल। दूसरा, बनारस, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर आदि जिले पूर्वांचल में शामिल हैं। तो क्या कहिएगा, बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? इसका मैसेज तो क्लियर है। जो सत्ता पक्ष देना चाहता है, पिछले चुनावों के टाइम भी और रमजान के टाइम पे जिस तरह से हम कल से न्यूज की हेडलाइन देख रहे हैं, लगातार एक माफिया डॉन के तौर पर याद किया जा रहा है। जबकि जो उनकी जो कम्युनिटी है, जिस समुदाय से वो आते थे, खासकर बुनकरों में अंसारी जो बिरादरी है, वो एक तरफ अपना नेतृत्वकारी व्यक्ति मानती थी उस आदमी को, चाहे वो रॉबिन हुड की छवि लेकर माने जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो समाज का मुस्लिम समुदाय में भी पिछड़ा और दलित तबका जैसा तबका है, जो पसमादा तबका है, और जो इवन हिंदू सनातनी जिसको कहा जाए या हिंदू कहा जाए, उसमें भी जो ये तबका है, जो पिछड़ा और दलित तबका है, वो उसे बंदे को रॉबिन हुड की तरह एक्सेप्ट करता था। और अगर इतना उनकी पॉपुलैरिटी उस तरह की ना होती, बावजूद इसके कि वो 165 मुकदमे थे, 18 साल जेल में थे, फिर भी उनके घर में एक सांसद, एक 2-3 विधायक, इस तरह की जो रही है, और लेगेसी जो है पूरी, वो पूर्वांचल तो कम से कम नहीं भूला था। उनके लोग जो है वो जानते हैं कि वो उनका रिलेशन, उस परिवार का रिलेशन इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले परिवार से रहा है, तो वो लेगेसी को ज्यादा याद किया जाता है। इस बात को लेकर के जो प्रभाव क्षेत्र है, वो इस वजह से भी बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका असर तो पड़ेगा कि एक जो लगातार एक अल्पसंख्यक समुदाय को मैसेज देने की कोशिश है कि हम सबको ठीक कर देंगे और ठोक देंगे, और चुन चुन के केवल एक ही समुदाय के लोगों को जो है टारगेट किया जाएगा, और इसको रिलेट किया जाएगा फिर आजम खान से भी, अतीक अंसारी से भी, इस तरह से भी। तो ये जो माहौल बन रहा है, उसमें कहीं पोलराइजेशन की प्रैक्टिस के तौर पर ही इसको देखा जा रहा है। कुल मिला के ये जो टाइमिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मुझे लगता है कि इसका जरूर असर पड़ेगा। और आबादी के लिहाज से, आप जनसंख्या के लिहाज से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंसोलिडेट होगा तो वो जरूर प्रभाव डालेगा। ये तय बात है कि वो समुदाय को जानबूझ के ऐसा फील कराया गया, और वो महसूस भी कर रहा है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है, हमारे साथ जो है लगातार जो है अन्याय होगा और ज्यादा होगा। और जब हमारे ऐसे जो लोग नेता हैं, उनको नहीं जीने दिया जा रहा है, तो क्योंकि कस्टडी में मौत होना एक अपने आप कानून व्यवस्था पे सवाल तो खड़ा करता ही है, तो इसलिए इसको समुदाय तो ऐसे ही लेगा। और
निश्चित तौर पर वो एकजुटता दिखाई देगी, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल, समुदाय इसको भूलेगा नहीं। सलीम साहब, पूर्वांचल के 6 जिलों आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी तक मुख्तार अंसारी परिवार का प्रभाव माना जाता है। इनमें अधिकांश सीटों पर हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति होती रही है। अब माफिया कहें या डॉन, मगर मुसलमानों के मसीहा माने जाने जाते थे मुख्तार अंसारी, जैसा कि जागृति जी कह रही हैं, और हमारे दूसरे साथी उन्होंने भी, आवेश जी ने भी विस्तार से बताया कैसे फाटक और वो तमाम बातें। तो वो इकबाल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मुख्तार अंसारी भले ही ख़त्म हो गए हों। और इसकी एक झलक आज मुख्तार अंसारी को सिपुर्दे खाक के समय भी दिख रही थी। तो क्या यूपी के मुसलमान बीजेपी के विरुद्ध एक तरफा वोट डालेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी के परिवार को हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर देखना चाहिए। मोहम्मदाबाद की जो सीट है उसमें 7% मुसलमान हैं, और उसमें जो अंसार परिवार के जो चुने गए हैं लोग 1985, 1979, 91 और 2022 का जो चुनाव किया है इसमें भी चुने गए हैं। तो और जो सीट है गाजीपुर की उसमें सिर्फ 11% मुसलमान है। तो ये कहना सही नहीं है कि साहब वो मुसलमानों के वोट से जीतते रहे हैं। उनकी जो लोकप्रियता थी वो हर वर्ग में थी, इसीलिए उनका प्रतिनिधित्व लगातार हुआ। और जैसा बताया गया कि साहब एक जो उनकी रॉबिन हुड की छवि है वो तो काम आएगी। तो इसको ये देखना कि साहब ये मुसलमानों के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर उस वर्ग को चोट लगी है जो उनसे जुड़ा हुआ था और जिनकी मुख्तार अंसारी परिवार मदद करता था। दूसरी बात, मेरी समझ से बाहर ये बात है कि आखिर कुछ इतने सारे मुकदमे थे मुख्तार अंसारी पर और उनको इतनी सजाएं हो चुकी थी कि वो जीते जी बाहर नहीं आ पाते जेल से आसानी से। ये जो मशकूक, ये जो संदिग्ध जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, इस मौत ने उन्हें अमर बना दिया। वो अब और तरीके से याद किए जाएंगे। आज उनकी जैसे नमाज जनाजा में भीड़ उमड़ी और सुपर्द खाक करते हुए जितने लोग वहां पे थे, और जैसे तीखी नोक-झोंक डीएम से और उनके भाई अफजल अंसारी से हुई, तो वो बहुत है। और जहां तक इसकी बात है कि साहब मुस्लिम, तो वो तो बहुत चीजें देख रहा है। वो तो अतीक वक्त भी देखा, उनके भाई अशरफ को मारा जैसे मारा पिछले रमजान में, उसको भी देखा। दूसरी बात, जितनी भी ये चीजें होती जा रही है लगातार, वो तो एक तरफ इंटेक्ट होता जा रहा है। गठबंधन हो, चाहे वो बिहार में गठबंधन हो, चाहे वो यूपी में गठबंधन हो या दिल्ली में गठबंधन हुआ है, तो वो तो एक तरफ इंटेक्ट है। इसमें तीसरी ताकत की कोई गुंजाइश अब नहीं बच रही है। चाहे इसमें ओवैसी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर दे, लेकिन उनको भी दरकिनार किया जाएगा। और इस वक्त जो वोटर है, जो भाजपा विरोधी वोटर है, जो नीतियों से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो वो जब एक वोट जुड़ेगा, एक साथ इंटेक्ट होगा, तो वो बीजेपी को नुकसान देने वाला है। और ये जो चीजें हैं, इसलिए की जो चीजें हो रही हैं, उसमें भी एक समाज में ये असर जाता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। आप सिर्फ, आपके पास एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा रह गया, भाई इससे आगे बढ़िए। दुनिया में बहुत मुद्दे हैं, भारत है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, तो बार बार कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भाजपा को कोई इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस चीज से। ये संदिग्ध मौत है, होने दी गई, चूक हुई इलाज में, चूक हो गई या चूक होने दी गई, ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन ये कहूंगा कि इस संदिग्ध मौत ने मुख्तार अंसारी को, जो जेल से बाहर नहीं आते जिंदगी भर, उनको अमर कर दिया है। और इसका असर चुनाव पे दिखाई देगा। यूपी में दिखाई देगा, और भी जगह दिखाई देगा, और वेस्ट यूपी में भी दिखाई देगा। मुख्तार अंसारी अमर हो गए। आवेश तिवारी जी, साल 2019 में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो सियासत का रुख बदल गया था। पिछली मर्तबा के चुनाव में बीजेपी को गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज सीटें गंवानी पड़ी थी, जहां 2014 के चुनाव में उसे बम्पर जीत मिली थी। ये वो सीटें हैं जहां साल 2014 में वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में झूम कर वोट दिए थे। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए इस बार भी चुनौतियां आसान नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो पूर्वांचल में एनडीए गठबंधन का स्ट्राइक रेट ज़्यादा मजबूत नहीं है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के गाजीपुर समेत कई जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था।
क्या कहिएगा अवैध तिवारी जी? जी जी, देखिए, एक बात तो सच है बिल्कुल कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की जमीन पहले से कमजोर हुई है। लेकिन यह भी जरूरी था कि इंडिया गठबंधन समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि यह कहने में हमको थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि पूर्वांचल पर कि में जो अति पिछड़े हैं, तमाम जातियां, अति पिछड़ों की जो जातियां हैं, वो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही दिमाग से वोट देती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनका वोट चाहती है। जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है अभी तक फिलहाल, वो बड़ा निराशाजनक मुझे लगा। जैसे कि बनारस की सीट से किसी पटेल को खड़ा किए जाने की लगातार यह बात लग रही थी कि किसी पटेल को खड़ा करेंगे, पटेलों का वोट बहुत ज्यादा है वहां पे, तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर अपना दल कृष्णा पटेल से खड़ा किया जाता, जो हैं उनकी कृष्णा जी की बेटी, तो उसके जीतने की संभावना बढ़िया थी। सुरेंद्र पटेल को खड़ा किया जाता सपा से, सपा ने तो खैर वो सीट कांग्रेस को दे दी। वैसे ही तमाम सीटों पर है। अब क्या है कि पिछली बार बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि यह तो बढ़े ही बढ़े, यह साफ आ रहा है कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ साथ भारतीय जनता पार्टी को जैसे मिलना वैसे नहीं मिल रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वितरण में भाजपा ने भी योगी आदित्यनाथ को हाशिए पर रखा। तमाम निर्णय टिकट के वितरण को लेकर के वह अमित शाह ने खुद लिए। दूसरी बात कि जैसे कि सुभाषपा के सुहेल देव जो पार्टी है, उसके जो कैंडिडेट्स खड़े किए गए एक दो जगहों पे, योगी आदित्यनाथ इस बात से खुश नहीं। उनके और राजभर के रिलेशन को लेकर के सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तीसरी चीज, जो घोसी की सीट है, मऊ की सीट है, उधर गाजीपुर की, उस पे अब इक्वेशन बदल गया है। रातों रात मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद वहां पर इक्वेशन बदल गए हैं। ये सच है कि मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट होकर के वो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। लेकिन देखना यह है कि उनकी मृत्यु के बाद क्या हिंदू सवर्ण जो है खास तौर से, क्या उनका वोट भाजपा को ट्रांसफर हो जाएगा, या क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए कि मुख्तार अंसारी सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं थे। मैं सलीम भाई की इस बात को से इत्तेफाक नहीं रखता कि मुख्तार अंसारी एक किसी धर्म के नेता थे या मुस्लिमों के। मुख्तार अंसारी ने तो ज्यादा काम हिंदुओं के लिए किया है। तमाम हिंदू उन्होंने भी मिलते हैं, आप चले सलीम जाइए। साहब ने भी यही बात कही। हाँ जो आप कह रहे हैं वो सलीम साहब जी, तो जी मैं, आप वहां चले जाइए, आपको तमाम हिंदू मिलेंगे जो कहेंगे कि मुख्तार भाई ने ये किया, उनके परिवार वाले, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां, उसमें पूरा लंबा समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सवर्णों का वोट छिटका नहीं तब इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर होगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, भाजपा की लगातार कोशिश है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर, सड़क पर और कैंपेन में पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम वोटों का विभाजन दिखाया जा सके। आज आप जो भीड़ उमड़ी थी मुख्तार अंसारी की के जनाजे के वक्त में, आप उस भीड़ को दिखा करके जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और यह संदेश दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम एक हो गया और बताइए हिंदू वो हो गया, और जिस तरह से भाई मैंने खुद भी इस बात को सोशल मीडिया पर लिखा कि देखिए एक बात तो सच है, इस बात से पुष्पानंदन जी बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं। एक सेकंड के लिए आखिरी बात कंप्लीट करता हूं, कह लीजिए, कंक्लूड कर लेने दीजिए। इस बात को होना चाहिए कि मुस्लिमों को दोया का नागरिक बनाने में कोई कसर भाजपा ने नहीं छोड़ी। कंक्लूड। ओके, मैं एक बात कह रहा था कि जब जनाजा निकलता है और जब वहाँ पर पूरा का पूरा माहौल जो होता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो हिंदू भी है वो भी सर पे टोपी या सर पे अंगोछा या सर पे कुछ ना कुछ लेके शरीक होता है सम्मान स्वरूप। तो कोई अपना विजुअल दिखाए और ये कहे कि केवल मुसलमान उस भीड़ में थे, ये लगता है कि ये छद्म युग में हम जी रहे हैं
और धोखा देना है केवल लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा भी आजकल तो फोटो आप बहुत चल रहा है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ भी आप क्रिएट करके दिखा दीजिए और कहानियां कर दीजिए। इस मामले में तो बीजेपी का आईटी सेल सबसे अधिक ज़्यादा शार्प है इस मामले में। एनीवे, जागृति जी, पूर्वांचल यूपी के पिछड़े इलाकों में आता है और यह भोजपुरी बेल्ट है। यहाँ ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। इस बार बेरोजगारी और महंगाई के अलावा सिर्फ किसानों के मुद्दे छाए हुए थे कुछ दिन पहले तक। लेकिन क्या चुनाव तक मुसलमानों के घाव कुरेदे जाएंगे ताकि बुनियादी सवाल हाशिए पर चले जाएं? जागृति जी। मैं ऐसा नहीं मानती कि बुनियादी सवाल हाशिए पे चले जाएंगे, क्योंकि पानी काफी बह गया है। 22 जनवरी से ज्यादा बड़ा आयोजन ये मैसेज तो नहीं हो सकते ना मुख्तार अंसारी। तो बहुत कोशिशें हुई उस धर्म और नफरत की राजनीति को पूरी तरह से हाइप देने की, लेकिन अल्टीमेटली लोगों के ऊपर जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी और इसका असर है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा मसला बनेगा। हालांकि कोशिश बहुत हो रही है, व्हाट्सएप पे इतना तेजी से वायरल कराया जा रहा है, ट्रोल कराया जा रहा है चीजों को। मैं देख रही थी कि मतलब एक मैसेज मेरे पास किसी वकील साहब ने भेजा, मैंने सुबह ही देखा, बड़ा खतरनाक था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 407 सीटें क्यों चाहिए या 400 पार क्यों चाहिए। तो उसमें पहला ही नंबर ये दिया हुआ है कि मदरसे खत्म किए जाएंगे, वक्फ बोर्ड खत्म किया जाएगा, और जितनी इस तरह की संस्थाएं हैं जो इस तरह मतलब है एक खास तबके को वो करके, तो इस तरह के मैसेजेस फ्लोट करते हैं और बताया जाता है। तो एक खास समुदाय के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि वही शायद अंतिम सहारा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जो देश का 60% मतदाता है या पूर्वांचल का भी जो जिसको आज हालत ये है कि गाजीपुर से सबसे ज्यादा गांव-गांव में सेंटर खुले हुए हैं और मिडिल ईस्ट में लोग छोटा-छोटा 2 बिस्से की जमीन, 4 बिस्से की जमीन जो मजदूर तबका है वो बेच-बेच कर जाने को मजबूर है। वो सबसे ज्यादा मजदूरी करने के लिए बेतहाशा बुरी हालत में किसी भी तरह से वीजा लेके ठेके पे मतलब एक तरह का वो चल रहा है, रैकेट चल रहा है, जो उन लोगों को मिडिल ईस्ट पहुंचाता है। वो सही सलामत आएंगे कि नहीं पता नहीं होता, फिर भी जा रहे हैं मजबूरी में काम करने के लिए। तो ये बेरोजगारी की दशा गाजीपुर की ही स्थिति मैं बता रही हूँ, या पूर्वांचल में हालत ये है कि ज्यादातर लोग मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है। और जिस तरह की स्थितियां लगातार पूर्वांचल में डेवलपमेंट के नाम पे कहूँ अगर, तो पिछली सरकार से लेके इस सरकार तक में पूर्वांचल के नाम पर ये गवर्नमेंट तो पूर्वांचल राज्य बनाने की बात करती थी, और पूर्वांचल में जो बजट का बंटवारा है आप देख लीजिए कितना % खर्च होता है। केवल 4 लेन 5 लेन की सड़कें बना देने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। वो उसपे भी ट्रोल मतलब इतना ज्यादा टोल टैक्स लग रहा है कि वो चढ़ने में डरते हैं। तो इसलिए ये जो मॉडल है ये अपने आप में पूर्वांचल में केवल प्रयाग और काशी और फैजाबाद या जिसको कहें अयोध्या की बात करके ये लोग सोच रहे हैं अगर कि इससे लोगों का भला हो जाएगा और लोग सोचने लगेंगे कि हम अपनी सारी जिंदगी की सारी मुश्किलें भूल जाएं, और या फिर किसी एक व्यक्ति को दिखाने से देखने से कि हाँ ये माफिया का सफाया हम लोग कर रहे हैं, ये बात नारे उछाल देने से ऐसा नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं है। मैं जब जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाती हूँ, बात करती हूँ, तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। लोगों को यही परेशानी है कि भाई हमको 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं मिल पड़ता खरीदने में, हमें दिक्कत हो रही है, हमारे घर में जो अनाज आ रहा है, जो सब्जियां आ रही है, जो फल और दूध आ रहा है वो बेतहाशा महंगा हो रहा है, जो तेल खरीद रहे हैं वो खाया नहीं जा रहा है, इतना महंगा हो गया है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के जीवन में, उनको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो इसीलिए शायद उन लोगों की जमीन जो खिसक रही है ऐसा दिख रहा है, इसलिए ये सारी चीजें जो ऊपरी सतह पर पॉलिटिक्स पे कब्जा करने की बात है वो ज्यादा कोशिश आक्रामक तरीके से की जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है जो मैं देख रही हूँ कि लोगों के अंदर भयंकर असंतोष है 10 साल के पूरे काम को लेकर के, और जो माहौल है उसको लेकर के, और आगे भी कोई विजन रखा नहीं जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों के जो ज्वलंत सवाल है उसके लिए आप उसको मतलब कहे तो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं तो AI की बात कर रहे हैं, बिल गेट्स से बात कर रहे हैं बैठ करके। उनके लिए ये मसला नहीं है कि
लोग जो है बेरोजगारी से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, या ये जो भ्रष्टाचार का एक के बाद एक कांड खुल रहा है, लोग उससे इतना परेशान है, उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो नेतृत्व तो बोल ही नहीं रहा है। वो योगी जी तो खैर कभी बात करते ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि उनकी पार्टी में एक ही आदमी बोल सकता है और वो पीएम है, और पीएम बोलता ही नहीं है इन सारे मुद्दों को लेकर। तो पूर्वांचल की जनता बहुत जागरूक है राजनीतिक रूप से, मैं ऐसा मानती हूँ। और वो इस तरह से गांव-गांव में मैं महिलाओं से बात कर रही हूँ, जहां भी जा रही हूँ वहां यही हो रहा है कि दीदी हम लोग वोट नहीं देंगे तो भी ईवीएम से सब गड़बड़ हो जाएगा, हमको लगता है। तो लोगों में मुद्दा ये पहुंच गया है, लोग ये अविश्वास की स्थिति में हैं और उनको आश्वासन चाहिए। अगर आप दोबारा आना चाहते हैं तो अच्छा तरीका ये होगा कि आप बता सकें कि आप क्या करेंगे उनके लिए। उसकी जगह पे आप लगातार झुनझुना पकड़ा रहे हैं, तो लोग ये खेल समझ रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान, ये मंदिर मस्जिद, ये 370, ये पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, मुसलमान को ठीक कर देंगे, इस टाइप की बातों से अब लोगों का जी भरने लगा है। और खासकर युवा तो खूब समझ रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी जिंदगी नहीं चलने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। धन्यवाद। जागृति जी, कानपुर में एक दुकान है हलवाई की, लड्डू बेचता है, बड़ा प्रसिद्ध है, देश भर में शायद प्रसिद्ध है, ठग्गू का लड्डू। तो उसके डब्बे पे लिखा हुआ है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये ठग विद्या जो है राजनीति में भी उसी तरह से लागू है। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर बहुत चेतनशील पूर्वांचल के मतदाता हैं तो उसका परिणाम भी कुछ महीनों में सामने आ जाएगा, और कहाँ तक ये मुख्तार फैक्टर काम करेगा ये भी समझ में आ जाएगा। सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, पूर्वांचल में केवल मुस्लिम नहीं, अति पिछड़े भी निर्णायक रोल अदा करते गए हैं। अति पिछड़ी जातियों में पूर्वांचल में राजभर, निषाद और चौहान जातियां निर्णायक स्थिति में दिखती हैं, हर चुनाव में दिखती हैं। और यहाँ बीजेपी को राजभर, चौहान, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, प्रजापति, मल्लाह, बिंद जैसी जातियों के वोटों की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ सपा और संभवतः कांग्रेस ने सेंध मारी है, ऐसा लग रहा है, वर्तमान में लग रहा है। मुस्लिम वोट यदि अति पिछड़ों के साथ मिल जाता है तो किसी भी पार्टी की फतह आसान होती है। ऐसे में मुख्तार अंसारी फैक्टर कितना काम करेगा? आखिरी सवाल है सलीम साहब। सर, मुस्लिम फैक्टर मुख्तार अंसारी से कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कि जो चीजें चली आ रही हैं अब तक, देखिए आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछला चुनाव था 2022 का, उसमें भाजपा की 75 सीटें कम हुई थी। ये कम आंकड़ा नहीं है, 15 लोकसभा सीटें बैठती हैं कुल मिलाकर। तो जो 2022 का जो असंतोष था वो असंतोष अभी कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। और 2024 आते आते हालात और ज्यादा खराब हुए हैं भाजपा के लिए। तो ठीक है, उन्होंने अति पिछड़ा को उनको जोड़ लिया होगा, राजभर को छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने जोड़ी हैं और ये कुछ असर भी डालती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हलवा होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, भले ही इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया हो, उसको स्किप कर दिया हो, लेकिन लोगों में उसकी चर्चा है कि भाई इतना आखिर जो कंपनी जो कंपनी 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पा रही, वो कई सौ करोड़ रुपए कैसे किसी को दे रही है। तो ये चर्चा का विषय है और मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। लेकिन जो मीडिया, जो वैकल्पिक मीडिया है, अल्टरनेट मीडिया है, उसको बहुत मुद्दा को उठा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं और हर तरीके से उसको देख रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मुख्तार अंसारी का मामला जो है वो पूर्वांचल का है, 2-4 जिलों का है। बात पूरी यूपी की है। यूपी में भी फिजा बदल रही है, बिहार में फिजा बदल रही है। आप इस बार ज्यादा अच्छा बता देंगे कितनी फिजा बदली है। और ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम से ऊपर लड़ा जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव को जनता लड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लड़ेंगी इस कुछ चुनाव। बल्कि पॉलिटिकल पार्टी को तो बेचारे को ऐसा कर दिया है, या बताइए, पैसा जब्त कर लिया कांग्रेस का, आपने 1800 करोड़ का नोटिस भेज दिया, न जाने क्या क्या कर दिया आपने, कांग्रेस को कंगाल कर दिया। उसके बावजूद भी चुनाव लड़ेगी और मुझे लगता है कि इस बार जनता खुद चुनाव लड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ एक सहारा होंगी। और आपने बताया कि अति पिछड़े वगैरह वगैरह सब मिलके, मुसलमान मिलके ये सरकार जाने वाली है, जनता बहुत परेशान है। और ये अब मुझे नहीं लगता है कि 220-230 के आगे एनडीए जा पाएगा। ठीक, अवेश जी आखिरी कमेंट, छोटा सा कमेंट चाहिए। सिंहासन खाली करो
कि जनता आती है। क्या ये सूरत हाल होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात कहा है सलीम भाई ने कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्षी पार्टियां नहीं लड़ रही हैं। इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर सकता। और जनता, समझदार जनता, वह जनता जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उस जैसा माहौल कब रहा होगा, मुझे नहीं लगता, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि उतना उन्मादी हिंदुत्व से भरा माहौल। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 93 के इलेक्शन में विधानसभा के हार गई चुनाव। मुझे लगता है वह इतिहास फिर दोहराया जाएगा। जिस तरह से अयोध्या में शिलान्यास किया गया, ज्ञान वापी में देख रहे ही रहे हैं क्या हुआ। जनता ये समझ गई है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। जनता ये जानती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोई अपनी आंख पे पर्दा ही डाल ले, बांध ले, काला पट्टी बांध ले और मुंह पे ताला लगा ले, वो बात अलग है। लेकिन सबको मालूम है कि इनकी नीयत ठीक नहीं। और जब तक जनता अपने हाथों में निर्णय नहीं लेगी, विपक्ष के बूते का नहीं है कि ये चुनाव जीत सके। और इस बात की खुशी है कि जनता ने इस बार बहुत सोच समझकर, मैं पूर्वांचल के तमाम जिलों में लगातार घूम करके आया हूं। अभी फिलहाल मैं बिहार में हूं और मैं देख रहा हूं कि जो सूरत हाल पूर्वांचल की है, फिजा बदलेगी और तमाम घटनाएं परिघटनाएं हो रही हैं और अभी आगे होनी है। अगले 2 4 5 6 दिन रुकिए, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या खेल होता है उत्तर प्रदेश की धरती पर, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर यूपी में सीटें कम आई तो उसके लिए अपने सिंहासन को बचा पाना बेहद मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये तय है। क्योंकि दक्षिण पश्चिम बंगाल और तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी सीटें कम होने जा रही हैं। समूचे नॉर्थ ईस्ट में मुझे तो लग रहा है असम में भी कम होंगे। तो ऐसे में भाजपा के लिए तो ये चुनाव मुश्किल होता है। और एक बात और भी बताते चलूं कि अगर 70 से सीटें कम आई पिछली बार की तुलना में, तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना भी असंभव होगा। तोड़ फोड़ करने लगे, पैसा बहुत आ रहा है भाजपा के पास। देश के 2 बड़े उद्योगपति खजाना खोल करके खड़े हैं। आपने देखा ही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह की से पैसा बरसाया गया भाजपा पे। तो पैसा है, धन है, पब्लिक समझदार, तर्कपूर्ण, विज्ञान को मानने वाली जनता नहीं उनके साथ खाए पिए अघाए लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो अपने जीवन को जी चुका है, जिसको न अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, न तो 5 7 पीढ़ियों का शायद वो पैसा का इंतजाम करके लोग रखते होंगे। आवेश जी, मोदी जी का शीघ्र पतन मुझे नहीं लगता इतना जल्दी, इतना तुरंत मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा संभव होता तो बनारस में कम से कम मोदी जी के विरुद्ध कांग्रेस एक मजबूत कैंडिडेट को खड़ा करती। ये इंडिया गठबंधन एक ऐसे चेहरे को खड़ा करती जो मोदी जी अपना पराजय उसमें देखते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक बात ये बता दूं आपको पुष्परंजन जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जिसके बारे में कोई अखबार नहीं लिख रहा, कोई टीवी चैनल नहीं लिख रहा। इस चुनाव में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के बाद टिकट के बंटवारे को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है, न तो प्रियंका गांधी ने किया है। सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छोड़ दिया गया और तमाम जो उनके लोग जुड़े हुए हैं आईसीसी में, सीईसी में, उसमें। तो हुआ ये है कि जो टिकट, मैं कई सीटों को ऐसे जानता हूं जहां पर कांग्रेस जीत सकती है लेकिन वहां पर गलत टिकट दे दिया गया या अपने सहयोगी दलों को दे दिया गया। तो है क्या कि इंडिया गठबंधन ने, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात पर कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसे ऐसे समर्पण किए गए हैं जैसे कि शादी ब्याह में किया जाता है, लड़की के पिता की तरह। कांग्रेस लड़की के पिता की तरह तमाम समझौते कर रही है, जिसको अपनी बेटी भी आनी है। और ये किसी ब्याह से कम थोड़ी ना है चुनाव, ये तो देश के लोगों का चुनाव था। जनता आज आ चुकी थी कांग्रेस पार्टी को गंभीर कठोर निर्णय लेने से। इसीलिए आवेश जी कह रहा हूं, शीघ्र पतन मोदी जी जैसे आदमी का, जो कि रणनीतिकार है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और जनता को ही लड़ना है। क्यों जागृति जी, ये चुनाव दरअसल जनता को ही लड़नी है। क्या कहेंगे आखिरी कमेंट? तो एक गांधीयन बिरादरी को ताल्लुक रखती हूँ ना, और हम लोग बैठे हैं आज यहाँ देश भर के गांधीवादी सारे,
और ये बात यहाँ से घोषणा हुई कि भाई हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम सीधी सीधी घोषणा ये करते हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई बापू ने कहा था कि सीधे सीधे जनता और राज्य सत्ता के बीच होती है। तो डेमोक्रेसी को अगर बचाने की लड़ाई लड़नी है तो वो तो जनता की ही लड़ाई है, वो किसी पार्टी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। जब भी डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी तो जैसे आजादी के लिए लड़ाई जनता ने लड़ी थी, वैसे ही इस देश की जनता ही डेमोक्रेसी में रहना चाहेगी तो वो उसको बचाएगी और उसके लिए लड़ेगी। और हमें जनता की ताकत पे ही भरोसा रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली हर हाल में ये आगे संघर्ष होगा। और इसीलिए ये जो पूर्वांचल की लड़ाई है, मैं तो जमीनी स्तर पर देख रही हूँ कि वो गांव-गांव में जमीन पर लड़ाई जो हो रही है, वो भी जो राज्य सत्ता या सामंती सत्ता है, उसके शासक वर्ग है, उसके खिलाफ जो बाकी जनता है वो लड़ रही है और वो वहां से उसको बेदखल करने के लिए लड़ रही है, सत्ता को बेदखल उनकी, और उसको चैलेंज कर रही है। तो ये तो सामाजिक स्तर पर, मैं एक सामाजिक विश्लेषक हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये लड़ाई तो चल रही है समाज के अंदर और वो कहीं ना कहीं सत्ता के शिखर पे जाकर दिखेगी, चाहे उसमें जितने भी साल लगे, चाहे वो 24 में हो जाए या 24 के बाद हो जाए, लेकिन ये संघर्ष चल रहा है देश में और पूर्वांचल में खास कर चल रहा है। आप यूपी बिहार ही पूरा उसमें देख सकते हैं कि एक वो ताकतें हैं जो सदियों से राज करती आई हैं, जिनके पास हर तरह का संसाधनों पर कंट्रोल है, उनके साथ वो पैदल सेना जो दरअसल में कहें तो वनवासी राम की सेना है, वो लड़ेगी और लड़कर अपनी सत्ता कायम करेगी। ये मुझे यकीन है क्योंकि मैं गांधी पे यकीन रखती हूँ। बहुत धन्यवाद। अच्छी बात कही जागृति जी, गांधी पे आप यकीन रखती हैं, इसलिए आपको यकीन है कि कभी न कभी ये जो सुरंग है उससे कहीं रोशनी दिखेगी कहीं न कहीं। बहुत धन्यवाद जागृति राही जी, आवेश तिवारी जी, सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, अत्यंत आभार आप तीनों का। तो कैसा लगा TV6 न्यूज़ नेटवर्क का कार्यक्रम? अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, छोटा सा आग्रह है। TV6 न्यूज़ नेटवर्क का वेब पेज भी गूगल पर है, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे। अनेक आभार, नमस्कार।